गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप सिंह आपका यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रैक्टिकल से संबंधित है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। जिसमें क्या है, हम एक टेस्ट करेंगे, इसमें परीक्षण करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उसके सैद्धांतिक पक्ष की, उसके बाद हम क्रियात्मक पक्ष पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैद्धांतिक पक्ष। देखिए, ये जो आपका टेस्ट है वो है रिलेटेड किससे है? बुद्धि से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस का सैद्धांतिक पक्ष देखेंगे, बुद्धि क्या है, उसकी सिद्धांत और कौन कौन सी थ्योरी दी गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है सैद्धांतिक पक्ष। जैसे कि आप देख रहे हैं, बुद्धि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सोचने समझने में सक्षम होता है तथा भिन्न भिन्न परिस्थिति में व्यवहार को अनुकूलित करता है। ओके। अब जो परिभाषाएं हैं, जो एक परिभाषा है लिखी है नीचे, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करना ही बुद्धि है। ये दिए स्टर्न में। जो नवीन परिस्थिति में हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। मान लीजिए आप किसी नई जगह जाते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ बीएड करने आए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं, कितनी जल्दी आप लोगों से व्यवहार बना लेते हैं, कितनी जल्दी आप सोशल हो जाते हैं, वही आपकी बुद्धि कहलाती है स्टर्न के द्वारा। अभी हम एक कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते कि बुद्धि क्या है, लेकिन बहुत सारी परिभाषाओं को पढ़कर, बहुत सारे सिद्धांत है बुद्धि के, एक चीज से हम किसी भी इंटेलिजेंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो आगे, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये कहा है टर्मन ने। बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त मतलब अपने अंदर ही अंदर मन में कुछ ना कुछ हम सोचते हैं जब, और किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जो हमें दिखता नहीं है, वो होता है अमूर्त। तो कई लोगों को आपने देखा होगा जो अमूर्त रूप से ही सोचते रहते हैं, वो होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता। उसके बाद है, उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है। तो बुद्धि के कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है एक कारक सिद्धांत जो कि बेने ने दिया है। उसके बाद है दो कारक बुद्धि सिद्धांत जो कि स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने दो कारक बताए थे, एक जनरल कारक और एक स्पेसिफिक कारक। तो जो भी हमारे विशिष्ट कारक होते हैं उनमें सामान्य कारक विद्यमान रहता है। अभी कम समय में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आपके सिलेबस में है, आप इसको पढ़ के और समझ सकते हैं। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा जो आगे का प्रैक्टिकल है उसमें काफी टाइम, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद एक बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक मानता था कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त मतलब जो हमें दिख रहा है, और अमूर्त जो हमें दिखता नहीं है। और सामाजिक बुद्धि है, सोशल, कितनी जल्दी सोशल हो जाते हैं, कितनी जल्दी सामाजिक संबंध बना लेते हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो बातों ही बातों में लोग उनके पीछे लग जाते हैं या उनकी बातों को मानने लगते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सोशल होते हैं, उनके अंदर सोशल एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। मूर्त का मतलब है जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैकेनिकल है, इंजीनियर है, इनको मूर्त बुद्धि कहते हैं। और जैसे डॉक्टर है, सॉरी वकील है ना, फिलोसफर है, ये अमूर्त बुद्धि होती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो वकील क्या है, एक अनुमान के आधार पर चलते हैं, वो उनकी अमूर्त बुद्धि कहलाती है। उसके बाद समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। थर्स्टन ये कहता है कि बुद्धि को हम एक कारक से स्पष्ट नहीं कर सकते, ये कई कारकों का समूह है, जिसमें उसने 7 कारक बताए थे। अलग अलग कारकों का समूह ही बुद्धि होता है। उसके बाद थ्री डायमेंशनल, गुलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल बताए थे इसके बुद्धि के। और भी बहुत सारे कारक हैं, जैसे मानसिक बुद्धि सिद्धांत है, ये आप लोग लिख लेंगे। 3 कारक सिद्धांत, बहुत काफी कुछ है। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, सामाजिक बुद्धि परीक्षण होता है ना। तो ये आप लोग लिखते रहेंगे। बी में क्या है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी होता है, रूप के आधार पर गति बुद्धि परीक्षण, शक्ति बुद्धि परीक्षण, ये सर आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे फाइल में। उसके बाद है बुद्धि परीक्षणों का उपयोग क्यों करते हैं? बुद्धि परीक्षण छात्रों के वर्गीकरण करने में, कि छात्रों को अगर छांटना हो तो उनका हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कौन से विद्यार्थी का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उनका हम बुद्धि परीक्षण इसमें करते हैं, उनको छांटते हैं। क्योंकि
बुद्धि के आधार पर हमें आईक्यू लेवल के आधार पर स्टूडेंट को कर लेते हैं, एक कैटेगरी बना लेते हैं। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या है, हमें पता चल जाता है कि कितने विद्यार्थी ऐसे जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो सामान्य बुद्धि के हैं, और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली या उच्च बुद्धि के हैं। तो क्या होगा, हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं बच्चों को उनकी इंटेलिजेंस के अनुसार। उसके बाद है विद्यालयों में प्रवेश देने में। विद्यालयों में प्रवेश देने के लिए भी हम करते हैं, जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है कौन सा विद्यार्थी कितना अच्छा पढ़ने में, उसी के आधार पर उसको दिया जाता है। फिर छात्रवृत्ति के चुनाव में छात्रवृत्ति किसको देनी है, बुद्धि परीक्षण पे तय किया जाता है, कौन से इंटेलिजेंस बच्चे हैं उन्हीं को दी जाए। जैसे कई बार होता है ना कि 62% वालों को या 60% वालों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, कई बार गवर्नमेंट रूल फॉलो करती रहती है। बालक के पाठ्यक्रम चुनाव कराने में, परामर्श देने में। बालक के पाठ्यक्रम का चुनाव कैसे करें, जब हम उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, या उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस सब्जेक्ट में है, तो उसके आधार पर हम उसके पाठ्यक्रम का चुनाव कराने में मदद कर सकते हैं। मानसिक योग्यताओं के विकास में सहायता करने हेतु, मानसिक योग्यताओं के विकास में, जो हमारी मानसिक योग्यताएं हैं उनके विकास करने में भी सहायक होते हैं बुद्धि परीक्षण। जब बुद्धि परीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्टूडेंट किस क्षेत्र में अच्छा है, फिर उसी दिशा में उसका विकास करते हैं। व्यवसाय चुनाव करने में, व्यवसाय चुनाव करने बुद्धि परीक्षण काम करते हैं। मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में, हम उसको हिस्ट्री और ड्राइंग पे फोकस किए जा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी के अनुसार हम उसको क्या है, व्यवसायिक चुनाव करने में मदद करते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के चयन में, जो प्रतिभाशाली बालक है वो तभी पता चलेंगे जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे। वैसे हम किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता वो इंटेलिजेंट है, जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है ये बच्चा इंटेलिजेंट है, और उसी के आधार पर क्या है, हम प्रतिभाशाली बालकों का चयन करते हैं। मार्गदर्शन व परामर्श देने में, परामर्श और मार्गदर्शन भी दे सकते हैं उसी के आधार पर कि बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है और किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, किस कौन सी पढ़ाई तुम्हें करनी चाहिए जो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, तुम्हारी क्षमता के अकॉर्डिंग होगी। ये सारी चीजें हम कैसे बताते हैं, बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही तय करते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं। अनुसंधान में, भाई अनुसंधान भी कर सकते हैं, इसके द्वारा हम कोई भी अनुसंधान हमें करना है तो इसके आधार पर हम क्या है, अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक ग्रुप में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका में किया गया था, मनोवैज्ञानिकों सैनिकों के चयन करने के लिए बुद्धि परीक्षण किया गया था कि किस प्रकार के सैनिकों का चयन किया जाए। इसमें आप लोग ये लिखेंगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जो आपका ये बुद्धि परीक्षण है ये अशाब्दिक है, जिसमें शब्द नहीं है, केवल चित्र है। चित्र के आधार पर आपके इंटेलिजेंस का पता चलता है कि आने वाला चित्र कौन सा होगा। ये है आईक्यू लेवल की कैटेगरी। जड़ बुद्धि होते हैं 0 से 25 आईक्यू लेवल वाले, मूड बुद्धि होते हैं 25 से 50, और 50 से 60 होते हैं मूर्ख बुद्धि, 60 से 80 होते हैं निर्बल बुद्धि। तो काफी सारी कैटेगरीज हैं, इसको आप लिखेंगे। अब बात करेंगे क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक पक्ष में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ही काम करना, ज्यादा नहीं। जैसा कि पिछले टेस्ट में हम लोगों ने समझा था, परीक्षण का नाम लिखेंगे और उद्देश्य लिखेंगे, क्या करने जा रहे हैं, प्रयोज्य का नाम, जो जिसका आप परीक्षण करेंगे उसका नाम इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, जिस बच्चे पे आप प्रयोग करेंगे, इसकी आयु, उसकी शिक्षा, उसका लिंग। प्रयोज्य का परिचय हो गया, दोबारा इसी में आ गया है। प्रयोगकर्ता का परिचय, जो प्रयोग कर रहा है उसका परिचय क्या है, जैसे आरती, प्रयोगकर्ता की आयु, जहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे जो प्रयोग कर रहा है, आपकी आयु लिखी जाएगी, प्रयोगकर्ता की शिक्षा लिखी जाएगी, व्यवसाय लिखा जाएगा, आवश्यक उपकरण व सामग्री लिखेंगे, जो जो आपको चीजें चाहिए होंगी। परीक्षण पुस्तिका, परीक्षण नियमावली मिलेगी, उत्तर पत्रक मिलेगा, गणना कुंजी जो आपके पास रहेगी, कैसे आप रिजल्ट निकालेंगे, प्रारंभिक तैयारी क्या होगी। ठीक है, अब इसको समझिए कि जो आपका टेस्ट जो इस पीडीएफ में मैंने ऐड नहीं किया है, आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें।
जिसमें से ABCDE, ए में 12 होंगे, बी में 12 होंगे, सी में 12 होंगे और डी में 12 होंगे, ई में 12 होंगे। टोटल 60 चित्र बने होंगे आपके पास। उनमें से आपको सही पैटर्न आगे क्या आएगा उसको चिन्हित करना होगा, जो कि आपको देना होगा स्टूडेंट को। जैसा कि इसमें लिखा है, प्रोजेक्ट कुछ सेटों ABCDE में 12 प्रश्न हैं। उन 12 प्रश्नों में से कई विकल्प हैं जिनमें से प्रोजेक्ट को एक चुनना है। प्रारंभ करने पर परीक्षण शुरू होगा और समाप्त कहने पर परीक्षण बंद कर दिया जाएगा। उत्तरों को मिलान करने के लिए मिलान किया जाएगा। ग्रेड मिलने के बाद श्रेणी निकाली जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सबको जोड़कर प्रोजेक्ट का कुल प्राप्तांक प्रत्येक सेट के लिए पता कर लेते हैं। अंत में कुल प्राप्तांक सेट आयु वर्ग देखकर प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आप प्रयोग करेंगे, टेस्ट करेंगे सॉरी, तो उसमें जो 60 क्वेश्चन होंगे उनको आप देखें कितने से सही किए। 60 में मान लीजिए 48 सही किए। उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज परसेंटाइल टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनका रिजल्ट देखते हैं, उसके बारे में आगे समझते हैं। ठीक है, जैसे 48 नंबर आए, परसेंटाइल 80 इसने दिया, लेकिन इसको आप मानेंगे नहीं, मैं बताता हूँ परसेंटाइल कैसे देखना है। आगे बढ़ते हैं। ये आंसर की थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी, थोड़ी गलत है, इसको आप नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे दिया है परसेंटाइल। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रोनोलॉजिकल एज इन ईयर लिखा है। अगर आपकी उम्र 6 साल है जिस पे आप प्रयोग कर रहे हैं, 6 साल में अगर वो विद्यार्थी 19 क्वेश्चन सही कर रहा है, 6 साल की उम्र का विद्यार्थी 19 क्वेश्चन सही कर रहा है, उसका परसेंटाइल होगा 95। वो ए ग्रेड में है, ग्रेड 1 में है। वहीं अगर बात करें 14 साल का बच्चा है, ये देखिए यहाँ पे 14 साल लिखा हुआ है लास्ट में दूसरी टेबल में, और 53 क्वेश्चन करता है तो वो 95 परसेंटाइल में आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसी तरह से एज के हिसाब से क्या होता है, हमारी परसेंटाइल फिक्स होती है। और उसी परसेंटाइल के हिसाब से अगर हमारा 90 परसेंटाइल, अगर 6 साल का बच्चा 17 क्वेश्चन सही कर रहा है, ओनली 17, तो वो 90 परसेंटाइल में आएगा। इसका मतलब वो ग्रेड सेकंड में है। अगर 75 और 90 के बीच में है तो वो थर्ड प्लस में है। अगर 50 से 75 के बीच में परसेंटाइल में है तो वो थर्ड ग्रेड में है। ठीक है, अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझना कैसे है। जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो उस एज के अनुसार देखेंगे कि आपका जो प्रयोज्य है, जो सब्जेक्ट है जिसपे आप टेस्ट कर रहे हैं, जिसका उसकी एज कितनी है, उसकी एज के अकॉर्डिंग ही आप वो वाले कॉलम में देखेंगे उसने कितने क्वेश्चन सही किए। मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, उसने 38 क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं सही किए, तो वो भी 90 परसेंटाइल में आएगा। ठीक है, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। और ये जो आंसर की दिखा रहा हूँ ये थोड़ी सी गलत है, अभी सही जो सही आंसर की वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा। और बाकी आप लोग जब भी फाइल बनाएंगे तो आप एक बार संपर्क करेंगे और उस टेस्ट को देख लेंगे किस तरह से टेस्ट आपको कराना है। ठीक है, शैक्षिक महत्व क्या है। शैक्षिक में इस परीक्षण का उपयोग छात्रों की मानसिक योग्यता को समझने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा सरलता से 7 छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। भाई हमें पता चल जाएगा उनकी एक्टिव लेवल क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम उनको छांट कर उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो टीचिंग मेथड उनको चेंज करेंगे। जो कमजोर बच्चे हैं उनको और अच्छे मेथड से पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें दे रखा है परसेंटाइल 75 तो सेकंड परसेंटाइल है, और 95 परसेंटाइल है तो 1 परसेंटाइल है, फर्स्ट नंबर पे है। तो ये है, इस हिसाब से ये रॉ स्कोर है, लेकिन ये एज के अकॉर्डिंग नहीं है। एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल दी हुई है, जो आपकी 14 साल तक, 6 से 14 साल का आपका प्रयोज्य होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। और उसकी आप टेबल आपके सामने, कितने अंक आ रहे हैं, अंक के बाद परसेंटाइल क्या आ रहा है, 95, 90, 75, 50, 15, 25 में से क्या है, उस हिसाब से आप ग्रेड लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी को भी ये चीज़ ना समझ में आई हो तो वो विद्यार्थी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे
और कॉल भी कर सकता है, और कोई भी समस्या आने पर मेरे से तुरंत संपर्क करें। और जो भी विद्यार्थी अपनी फाइल अभी नहीं बनाए हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी फाइल को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जल्द ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाले हैं और हो सकता है प्रैक्टिकल आपकी थ्योरी से पहले हो जाए, तो आप लोग तैयार रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।